नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल टैक्स प्लानिंग वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सुपर 10 टैक्स सेविंग टिप्स। इसका नाम सुपर रखा गया है क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जो टैक्स प्लानिंग के, जो 80C से लेके 82U तक का जो आपका डिडक्शन है, इसके अलावा एग्जेम्पशन है कैपिटल गेन्स के अंदर या फिर सैलरी के अंदर बहुत से आपके जो अलाउंसेस के रिगार्डिंग एग्जेम्पशन मिलते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि वो कुछ अदर तरीके के टैक्स प्लानिंग टिप्स जो हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं या फिर जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज सुपर 10 टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में। सबसे पहला जो टिप्स है इसमें, पेइंग रेंट टू द पेरेंट्स। दोस्तों, ये पहले मैं कंडीशन की बात करूंगा, उसके बाद कब इसको मतलब आपके लिए कब ये सुटेबल रहेगा ये टैक्स प्लानिंग टिप्स जो है आपके लिए, और क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इन पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पेमेंट ऑफ रेंट टू द पेरेंट्स। दोस्तों, यह उस केस में जब आप कोई भी इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और पेरेंट्स कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर उसको उसके सैलरी के कंपोनेंट में अगर HRA के कंपोनेंट हैं या फिर अगर सपोज अगर नॉन सैलरी पर्सन है तो वहां पर एक अलग से एक डिडक्शन 80GG का मिलता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, कोई भी इंडिविजुअल जो पेरेंट के साथ रहता है और पेरेंट्स कोई प्रॉपर्टी ओन करता है, तो उस केस में वो HRA क्लेम कर सकता है। यहाँ पे कैसे क्या क्या यहाँ पर करना होगा, उसको किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ वो रह रहा है, तो पेरेंट और जिसका रेसिडेंस यूज कर रहा है, तो उसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और जितने भी पेमेंट कर रहे हैं रेंट का, वो थ्रू द अकाउंट या चेक के थ्रू करे वो, और हर मंथ उसका रेंट रिसिप्ट ले। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर पेरेंट्स के साथ जनरली ये यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है पेरेंट्स के द्वारा ओन होना चाहिए, और आप उसमें को ओनर नहीं हो। इवन आप को ओनर हो, अगर मान लीजिए सपोज 50-50% का, तो आप एक प्रोपोर्शन में करोगे, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका पेरेंट्स ही उसके ओनर हो। इसके अलावा जो रेंट आप पेड कर रहे हैं, देखिए एक बेनिफिट ये है कि जो रेंट आप पे कर रहे हैं पेरेंट्स को, आप वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी उनके टैक्सेबल होगा, और वहां पर 30% डिडक्शन, फ्लैट डिडक्शन भी उनको वहां पर मिल जाएगा रेंटल इनकम पे। तो एक प्लानिंग तो यहाँ पर ये भी है कि आपके पेरेंट्स का भी टैक्स, अगर पेरेंट्स आपके लोअर ब्रैकेट में है तो ज्यादा ये बेनिफिट और भी ज्यादा बेनिफिशियल है, और 30% इवन वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वहां पर मिल जाएगा वहां पर उनको। इसके अलावा आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप रेंट, अगर कुछ कंडीशन भी फुलफिल करने होते हैं, जैसे कि आपको सपोज मान लीजिए 1 लाख या उससे ज्यादा अगर रेंट देते हैं आप, तो आप लैंडलॉर्ड या ओनर का पैन कार्ड भी देना होता है आपको। तो वहां पर लैंडलॉर्ड अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड भी आपको अपने एम्प्लॉयर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इसी तरह का जो प्लानिंग है स्पाउस के साथ भी कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं आप, लेकिन स्पाउस वाला में थोड़ा सा क्लेमिंग का प्रोविजन को आपको ध्यान रखना चाहिए उस तरह का, और थोड़ा सा वहां पर डाउटफुल रहेगा। लेकिन पेरेंट्स वाला ये यूजुअल प्रैक्टिस है आजकल इंडस्ट्री में भी, कि आप पेरेंट्स को आप रेंट दे सकते हैं। सेकेंड टैक्स प्लानिंग टिप्स हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन द वाइफ नेम। यहाँ पर अगर मान लीजिए सपोज आपकी वाइफ और आप, मतलब एक पर्सन अगर जॉब नहीं करता है या अर्निंग उसकी नहीं या लोअर ब्रैकेट में है, तो ये वाला जो टैक्स टिप्स है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अगर आप वाइफ को अगर कोई मनी देते हैं, तो वो क्लबिंग प्रोविजन में नहीं आता। मतलब आपको आपका इनकम जो है, वाइफ को जो इनकम हो वो आप में क्लब नहीं किया जाएगा। अगर वाइफ जो है उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, तो वो हस्बैंड के इनकम में क्लब नहीं होगा। और एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जो क्लबिंग का जो प्रोविजन है, जो फर्स्ट लेवल ऑफ द इनकम में क्लब होता है वो, अगर लेकिन अगर री इन्वेस्ट होता है वो, तो वो जो है वाइफ का इनकम समझा जाएगा, उसके जो अर्निंग है जो वाइफ का इनकम ही समझा जाएगा, और वो आप में क्लब नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि कोई भी अमाउंट आप गिफ्ट कर रहे हैं, और वो गिफ्ट करने के बाद वो जो पैसे हैं
आपकी वाइफ जो है टैक्स एडवांटेज ऑप्शन जो है स्टॉक इक्विटी फंड वगैरह में लगाते हैं, तो इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 1 लाख का पर ईयर आपको अप टू 1 लाख आपको एग्जेम्प्टेड होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, तो ये भी बेनिफिट वो उठा सकती है। लेकिन ध्यान देना होगा आपको कि ये बेनिफिशियल तब होगा जब आपके जो स्पाउस है जो लोअर इनकम टैक्स ब्रैकेट में हो या नो इनकम हो, तो तब यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब एक हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट थ्रू HUF, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहां पर ध्यान देना है कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे कि इंडिविजुअल है या फर्म होती है, कंपनी होती है, उसी तरह एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर आप हिंदू फैमिली में बॉर्न होते हो तो आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक नया एंटिटी बना सकते हो, वो आपका सेपरेट एंटिटी समझा जाएगा अपार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल। और HUF पे टैक्स स्लैब रेट जो इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है वही HUF पे भी अप्लाई होता है। इसके अलावा वो सेपरेटली असेस होगा, उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा ATC और भी अदर जो डिडक्शन है वहां पे, तो वो इसका सेपरेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकता है। और यहाँ पर वो बेसिक एग्जम्पशन भी लिमिट चैप्टर 6 का बहुत से चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलेंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो 1 लाख तक का जो एग्जम्पशन है वो भी वो HUF अपना क्लेम कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी सैलरी या प्रोफेशनल फी है जो HUF के नाम पे आप नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात यह आपको यहाँ समझना होगा को पर्सनल या मेंबर के क्या राइट है या फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या आएंगे। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप इंटर करते हैं HUF के नाम पे तो फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या आएंगे, आपके फैमिली मैटर कैसे, रिलेशनशिप कैसे हैं, तो ये सब बातों को आपको ध्यान यहाँ पर देना होगा अगर आप HUF के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम टैक्स प्लानिंग टिप्स 4, यूटिलाइज एग्जम्पशन फॉर द सीनियर सिटीजन। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स या कोई सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में बहुत से बेनिफिट दिए गए हैं, जैसे कि हायर स्लैब रेट। अगर मान लो 60 इयर्स या उससे ऊपर है आपके पेरेंट्स या तो उसमें यहाँ पर आपको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख की जगह पर 3 लाख है, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख की जगह पर 5 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। इसके अलावा बहुत से टैक्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसपे हायर रेट ऑफ द इंटरेस्ट मिलते हैं। इवन बैंक का जो FD है उसपे भी सीनियर सिटीजन को हायर रेट ऑफ द इंटरेस्ट मिलता है। और इवन स्टॉक या म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी उनको सेपरेटली 1 लाख का आपको एग्जम्पशन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए सपोज मान लीजिए कोई इनकम नहीं है उनका, तो लॉन्ग टर्म या यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह से होता है, तो वहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी वहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन भी में भी उनको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये ध्यान दे सकते हैं आपके सीनियर सिटीजन के थ्रू अगर आप मतलब उनको पैसे ट्रांसफर करके आप उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या यहाँ पर प्लान कर सकते हैं टैक्स का। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस आपको बरतना होगा इस ऑप्शन को लेके, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ऑफ लिटिगेशन विद द सिबलिंग। तो आपके जो आपके भाई बहन जो हैं या फिर क्योंकि यहाँ पर पैसे चूंकि इन्वेस्टमेंट किसी का लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर उस अगर वो एक्सपायर करते हैं तो उस केस में आप पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कैसे वो पास आउट हो नेक्स्ट जनरेशन को, तो इसके लिए ध्यान देना होगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी जरूर इसमें इंक्लूड कराएं इस तरह के इन्वेस्टमेंट वगैरह में, सो डेट आपका लिटिगेशन है जिसको अवॉइड कर सकते या फैमिली डिस्प्यूट है उसके को लेकर काफी केयरफुल रहने वाली बात है इसमें। नेक्स्ट टैक्स प्लानिंग टिप्स हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ द अडल्ट चाइल्ड। तो दोस्तों एडल्ट चाइल्ड जो 18 इयर्स या उससे ऊपर हो जाता है तो उसकी जो अर्निंग जो है, इनकम जो अर्न करता है वो क्लबिंग प्रोविजन में नहीं आता, वो सेपरेट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उसको क्लेम कर एंजॉय कर सकता है वो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्टॉक म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, डीमेट अकाउंट स्टॉक ट्रेडिंग अपने नाम से कर सकता है, अप टू 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है उसको एग्जिम्प्ट हो जाएंगे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी 2.5 लाख का मिलता है। इसके अलावा 1.5 लाख का ATC में भी वो
डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है। इवन आप उसके नाम से आप एटीसी में 1.5 लाख डाल सकते हो, तो वो उसका आप भी क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर एडल्ट चाइल्ड के नाम पे आप इन्वेस्टमेंट कर पे आप टैक्स प्लान कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थोड़ा सा ये है कि जो एडल्ट चाइल्ड को आप कोई मनी गिफ्ट कर रहे हो तो वो टैक्स इफिशिएंट है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी है कि अगर जनरली गिफ्ट के फॉर्म करो तो गिफ्ट इज इरिवोकेबल होता है, अगर एक बार आप दे देते हो तो वो वापस आपका नहीं आएगा। दूसरा आपका 20% 30% टैक्स बचाने के चक्कर में बचाने के लिए आप हो सकता है कि अगर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो वहां पर आप 100% भी अपना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट खो सकते हैं, आपका लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट चाइल्ड है तो उसके नाम से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, आप इसको आप कंट्रोल कर में अपना रख सको। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन द एनपीएस। दोस्तों ये एक बड़ा अच्छा प्लानिंग है नेशनल पेंशन फंड स्कीम के अंदर। इसमें 3 तरीके से आप यूज कर सकते हो इसका। सबसे पहला एटीसी के अंदर आप एलिजिबल होते हो आप डिडक्शन क्लेम करने के लिए। दूसरा, अगर एटीसी का लिमिट आपको अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो फर्दर 50,000 का एडिशनल एटीसी CD 1B में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड थर्ड, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी अगर एम्प्लॉयर उसमें डालता है तो वो भी आप एटीसी CD सब सेक्शन 2 में आप उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अप टू 10% ऑफ बेसिक इन एनपीएस बाय द कंपनी ऑन ऑफ बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज एग्जिम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का के लिए यहाँ पर 14% तक बेसिक सैलरी है वो एग्जिम्प्ट होता है। पहले इसको आपको सैलरी में ऐड करना होता है, उसके बाद इसको यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करना होता है। यहाँ पर एम्प्लॉय एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट उसको प्लान कर सकता है, क्योंकि 10% ऑफ द बेसिक जो अलाउ होता है, इवन ए प्राइवेट कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है एम्प्लॉय के बिहाफ में, तो भी यहाँ पर अलाउ होता है। एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका जो पैसा है जो लॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि फ्रीली विड्रॉएबल नहीं है यहाँ पे। हालांकि कुछ प्लस पॉइंट भी हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और अमाउंट विड्रॉन करते हैं एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, इन दैट केस आपका 60% जो अमाउंट है वो वहां तक आपका एग्जिम्प्ट होता है, बाकी रिमेनिंग टैक्सेबल होता है एट द नॉर्मल रेट्स पे। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है आपको काटना। फसल जब आपका तैयार हो जाता है तो आप उसको काटते हैं। तो एवरी ईयर अगर आप 31 मार्च तक अगर आप देखते हो कि कुछ आपके स्टॉक हैं जो आपके प्रॉफिटेबल में प्रॉफिटेबल हैं, तो उस केस में आप उसको सेल करके 1 लाख तक का जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है स्टॉक या म्यूचुअल फंड पे, तो वहां तक आपके एग्जिम्प्ट होते हैं, एग्जिम्प्ट हो जाते हैं। और जस्ट आप बाद में उसके नेक्स्ट ईयर जैसे ही आते हो आप फिर से स्टॉक और म्यूचुअल फंड को बाई कर लेते हो, परचेज कर लेते हो। इस तरह आप हर साल जो है 1 लाख तक का यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे बचा सकते हो। यहाँ पर वो एग्जिम्प्ट होंगे आपके हाथ में। एक बात और है कि अगर मान लीजिए सपोज आपका अनरियलाइज लॉस है और रियलाइज कैपिटल गेन है, तो यहाँ पर आप लॉस को बुक करके आप जो रियलाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उससे एडजस्ट भी कर सकते हो, और अगेन आप उसको फिर बाद में बाई भी कर सकते हो। सो दैट आप जब बाई करोगे तो आपका जो जिस प्राइस पे आप बाई करोगे वही आपका परचेज कॉस्ट होगा, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको आपको काम आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बड़ा अच्छा टैक्स हार्वेस्टिंग टैक्स सेविंग प्लान बहुत बड़ा अच्छा टूल्स है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप यहाँ पर ब्रोकरेज डिलीवरी कॉस्ट जो बाइंग सेलिंग सिक्योरिटीज है उसको जो इन्वॉल्व होता है उसको ध्यान रखिए, जिसके कारण आपको ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो यहाँ पर हर साल 1 लाख का प्लानिंग कर सकते हो आप यहाँ पर टैक्स प्लानिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, और आप रियलाइज कैपिटल गेन जो है आपका उसको अनरियलाइज लॉसेस से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टैक्स प्लानिंग टूल देखते हैं हम, कार हायर। जनरली ये कंपनी में काफी प्रचलन में है। तो यहाँ पर अगर कोई भी कार जो है
कंपनी जो है हायर पे लेती है और इसको एम्प्लॉय के को देती है, जो ऑफिशियल पर्पस या पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज करता है या फिर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करता है, तो उस केस में जनरली क्या होता है कि अगर वाइफ के नाम से कार है या रिलेटिव के नाम से कार है तो कंपनी हायर पे ले लेती है उसको और हायर चार्जेस के रूप में उसको पे कर देती है। और उस केस में अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस जो है एम्प्लॉयर उठाता है तो आपको यहाँ पर जो परक्विजिट वैल्यू जो आपका बनता है 1800, अगर 1600 सीसी से कम है आपका, और प्लस 900 फॉर ड्राइवर, तो ये 21,600 के आसपास पर एनम तक आपका परक्विजिट वैल्यू होगा। लेकिन कायर हायर चार्जेस के रूप में जो पैसे मिल रहे हैं वो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। दूसरा आपका इवन आपका परक्विजिट वैल्यू बिल्कुल आपका यहाँ पर फिक्स है, तो यहाँ पर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो आप दोनों तरीके से। इसके बाद एकोमोडेशन लीज, जनरली एकोमोडेशन लीज इतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन एकोमोडेशन लीज के केस में क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है जो एकोमोडेशन लीज पे लेके किसी एम्प्लॉय डायरेक्टर को दे देता है, तो उस केस में जो एक्चुअल रेंट जो पे करता है एम्प्लॉयर या 15% ऑफ द सैलरी जो लोअर है, अगर आप इसके अलावा कुछ अगर एम्प्लॉय से अगर रिकवरी भी करते हैं तो उसको रिड्यूस करके ये उसका परक्विजिट वैल्यू माना जाता है। तो आप यहाँ पर क्लेम कंपेयर कर सकते हो एचआरए और एकोमोडेशन लीज पे परक्विजिट वैल्यू में कौन सा बेनिफिशियल है एम्प्लॉय के हाथ में। इवन एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट मिल जाता है। इवन कार हायर में भी आप देखते होंगे, कार हायर का एक्सपेंसेस वो क्लेम कर सकता है, अपने खर्चे में क्लेम करेगा, एकोमोडेशन लीज का खर्चे अपने कंपनी क्लेम करेगी। और फर्दर यहाँ पर परक्विजिट वैल्यू है जो यहाँ पर उसका एज पर द इनकम टैक्स रूल्स जो है वो फिक्स है। तो यहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हो। एक स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जिसकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से जस्ट ज्यादा होती है, सपोज 5 लाख 100, 5 लाख 500, 5 लाख 5000, इवन 10,000, तो यहाँ पर देखिए अगर इवन यहाँ पर 100 रुपीज आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से बढ़ता है, क्रॉस होता है, तो आपको पूरा जो टैक्स जो है 12,500 आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको प्लान कर सकते हैं कि अगर जैसे ही आप ईयर एंड के पहले इसको आपको रिव्यू करना होगा, क्योंकि ईयर एंड के बाद कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। तो ईयर एंड के पहले रिव्यू करने के बाद आप ईयर एंड के पहले आप इसको रिव्यू किया, अगर टोटल टैक्सेबल इनकम का 5 लाख से क्रॉस हो जाता है, जैसे अगर थोड़ा क्रॉस होता है क्योंकि 5 लाख 12,500 से ऊपर है तो अब तो बेनिफिशियल है आपके लिए, मतलब जो टैक्स बनेगा वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे जस्ट मतलब उसके बिलो है आपका, सपोज स्लाइटली इंक्रीज बाय द 100 रुपीज, देन इन दैट केस आपको 12,500 देना पड़ेगा। तो इस केस में आप ATG, ITGG में आप पॉलिटिकल पार्टी को या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेशन दे दो। अगर जितना अमाउंट एक्सीड कर रहा है, मान लीजिए अगर 100, 200, 500, 1000 एक्सीड कर रहा है, तो उतना डोनेशन देने के बाद अगर दे देते हो तो आपको टोटल जो यहाँ पर 12,500 जो टैक्स के रूप में आपका सेव हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा है कि जो स्लाइटली जिनका 5 लाख से जस्ट क्रॉस करता है तो उनके लिए टैक्स टिप्स बड़ा ही हेल्पफुल होंगे। तो ये थे टैक्स टिप्स के बारे में हमने कुछ बातें की कि सुपर 10 टैक्स प्लानिंग टिप्स। तो इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई किसी तरह कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।